हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट 2024 दिसंबर में का जो एग्जाम हुआ था उसका ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोगों ने साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो वीडियो नहीं देखे आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो जरूर देखिए। और देखिए, ये क्लास करने से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जहां से पूछा गया है क्वेश्चन, उस कंसेप्ट को मैं खुद क्लियर आप लोग को करा देती हूँ कि अगर वहां से फिर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। और आपको भी पता है कि पेपर में जो आप लोग की एनसीईआरटी बुक है वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो एनसीईआरटी की थ्योरी भी आपकी चल रही है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग पढ़िए, उस क्लास को जरूर देखिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, जो कि आप लोग को ऑलरेडी मिल रहा है वो क्लास, तो आप लोग जरूर उसको कीजिए। और ये आप लोग को प्रीवियस ईयर्स भी कराया जा रहा है, जिससे कि आपको अंदाजा चल सके कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी क्लास नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। और आपको जितना मैं बताती चलती हूँ कि ये आपको याद करना है, तो आपको जरूर याद करना है। अगर वो सिर्फ आप करते चल रहे हैं तो आप साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस देख रहे हैं तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन पे ही चलते हैं। मैथ का है, उसके बाद इसके नीचे ही साइंस का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग साइंस का देखते हैं, और देखने के बाद आप लोग बताया भी कीजिए कमेंट में कि आप लोग को इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और क्या ये मेरे पढ़ाने का तरीका जो कि आप लोग को एक्सप्लेन पूरे क्वेश्चन किया जा रहा है वो अच्छा है, या केवल आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन किए और उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो खुद आप यहीं पे पढ़ लें, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और सबको पता होता है, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो पता ही होगा कि जब हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं या उसको अगल बगल जितने इर्द गिर्द के क्वेश्चन बनने लायक हो देखते हैं, तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो ये सारी क्लास देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, यानी हम लोग को कहाँ से क्वेश्चन करना था, ये बाकी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग को करना था। तो हम लोग को क्वेश्चन करना था यहाँ पे 21 से, यानी यहाँ पे तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 71 से। तो यहाँ पे देखिए दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको मिलान करने वाला दिया है, इसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन संख्या दिया है, प्रोटॉनों की संख्या दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ही देखा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है। और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ क्रमशः करके ये यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे खाली जगह दिया गया है कि यहीं पे आप लोग को क्या क्या भरना है, जो भरना है आपको यहीं पे भरना है। तो परमाणु संख्या 9 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, और उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कभी कभी प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब कोई तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को न तो दान दिया हो ना तो किसी से ग्रहण किया हो, तो प्रोटॉन के बराबर होगा। तो अब इस सारणी से आपको भरना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है परमाणु संख्या 9, तो जब परमाणु संख्या 9 दिया है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भरना होगा 9। उसके बाद जब प्रोटॉन की संख्या 9 हो गई और परमाणु संख्या 9 हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे परमाणु संख्या कितना आपके पास दिया हुआ है। अब हमें निकालना है द्रव्यमान संख्या, यानी उसका भार निकालना है। तो हम जोड़ लेंगे परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हमें परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी मिली थी 9, और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिली है 10। तो 9 + 10 कितना हो जाएगा 19। अब देखिए ए का मान, यहाँ पे ए का मान 19 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये में नहीं दिया है, गलत। यहाँ पे इसमें दिया है, ये हो सकता है, अभी देखिए, फिर ये 4 में नहीं दिया, ये भी गलत। यहाँ पे 3 दिया है, इसमें हो सकता है, ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद हमने सी की जगह पे 9 भी भर दिया, यानी अब हम लोग के इस ऑप्शन में यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब हमारे सामने बी बच गया, और जब बी बच गया है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 9 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो हमने कौन ए बी सी भर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन डी बच गया है। अब डी में हम क्या भरेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डी में क्या भरेंगे? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या हो जाता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 12 दिया है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 मिल गया, 9 मिल गया, यहाँ भी 9 मिल गया, हमें 12 भी मिल गया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 9 मिला है यानी 19 मिला है, 10, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन तो कट गया, हमें ऑप्शन सही मिल गया 3, लेकिन आगे भी इसका कंसेप्ट क्लियर आपको करना है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमें मिल गई और परमाणु क्रमांक भी मिल गया, तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद यहाँ पे हमें हो जाएगा। तो जब हम परमाणु क्रमांक में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो जब हम यहाँ 24 माइनस क्या करेंगे? माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार समझ लीजिए, प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अब जब हमें निकालना हो न्यूट्रॉन की संख्या, तो जो परमाणु क्रमांक दिया है, क्रमांक में से हम माइनस प्रोटॉन कर देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाता है। हम इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण का दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे कथन देखिए क्या कहा है? अवमुखी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पण रिव्यू मिरर के रूप में होता है। यह ऊर्ध्व शीर्ष या विविध वर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, यानी दर्पणों का उपयोग, जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है वो हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वहीं पे अगर उत्तल लेंस पूछ लिया जाए तो ये हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन उत्तल यानी अवतल लेंस पूछ लिया जाए तो आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि बताइए इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो सही है, रिव्यू यानी पीछे से आ रही, जैसे कि जो ड्राइवर होते हैं उनके साथ उन्हीं के पास एक दर्पण लगा होता है, तो उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो ये सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? यह ऊर्ध्व शीर्ष एवं विभेदित प्रतिबिंब बनाता है। विभेदित उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए ए सही है, केवल R2 ही ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपको व्याख्या से पूछा कि उसका सही, यानी ये व्यापक दृष्टि क्षेत्र, व्यापक दृष्टि क्षेत्र बड़े क्षेत्र का भी छोटे में बना देता है। तो यहाँ पे R1 नहीं दे रहा है व्याख्या, केवल R2 ही व्याख्या दे रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प फूलों में होता है, हो सकता है, या पर परागण केवल एक लिंगी पुष्प फूलों में हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग का यस1 सही है पर आर। यहाँ पे स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्प फूलों में होता है, सही है। पर परागण केवल एक लिंगी पुष्प फूलों में होता है। तो यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आप लोग के क्लास 8 का एक चैप्टर है, या 7 में भी ये चैप्टर है मिट्टी के बारे में। तो अगर मिट्टी वाला चैप्टर पढ़े हैं तभी इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा वो उच्च अंतःस्रावण दर होती है। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है, उच्च अंतःस्रावण दर होती है। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है, निम्न अंतःस्रावण दर होती है। निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है, निम्न अंतःस्रावण दर होती है। तो सही पूछा है, तो निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है जो उच्च अंतःस्रावण दर होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
यहाँ पे पूछा गया है कि सही नहीं है, यानी यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। तो यौगिक संगठन पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं। केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकता है। प्रत्येक यौगिक के संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है। या यौगिक को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे यौगिक संगठन पदार्थों के गुण को दर्शाते हैं। उसके बाद केवल तत्व यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, भी गलत है। उसके बाद पूछा है प्रत्येक यौगिक का संवेदन सदैव स्थिर निश्चित होता है, तो ये सही बात है। तो सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। यौगिक को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जाता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए, बी और डी किस में है? तो ऑप्शन 4 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे देखिए विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती हैं, इनके पास गिल क्लोम होते हैं, इनके पास बृहद नसाद्वार होता है, ये प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सही बताना है आपको, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप सही यहाँ से चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती हैं, इनके पास गिल्स क्लोम होते हैं, इनके पास बृहद नासाद्वार होता है और यह प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती है, ये भी सही है। तो आपका ए, सी और डी ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन है जर्नल लेखन क्षेत्र भ्रमण द्वारा, पोर्टफोलियो उपव्याख्यान प्रमुखों द्वारा, परियोजनाओं पोर्टफोलियो के द्वारा और उपव्याख्यान प्रलेख जर्नल लेखन द्वारा। तो सही ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, परियोजनाओं और पोर्टफोलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तंत्र के रूप में तत्व के रूप में होता है। नाइक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे ए सही है पर आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र में पीत रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। यानी पित्त का निर्माण हमारे लीवर में होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है, ये वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है और ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। तो जलने पे ज्वाला कौन देगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव है। यहाँ पे पहला देखिए ए ठोस है, जलने पर वाष्प बनाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है द्रव है, जलने पर वाष्प नहीं बनाता। हाँ, ठोस है जलेगा तो वाष्प बनाएगा, द्रव है जलेगा तो वाष्प नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी और सी हो जाएगा। तो बी में द्रव जो तरल है जलने पर वाष्प बनाता है, तो ये सही है। उसके बाद जो भी द्रव है वो भी तरल है लेकिन वाष्प, यहीं पे देखिए ठोस भी वाष्प बनाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी और सी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।